आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पापा न जाने तेज बुखार में क्या बड़बड़ा रहे थे। जितना सुनने या समझने की कोशिश करती, उतनी ही मेरी अपनी बेचैनी बढ़ रही थी। बार बार मैं घड़ी को देख रही थी, किसी तरह से ही काली रात बीत जाए। पर पिछले हफ्ते से न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मानो इस रात की सुबह नहीं। पापा का शरीर भट्टी की तरह तप रहा था और ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा था। व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज थे, कुछ ज्ञानवर्धक तो कुछ हौसला देने वाले और कुछ यूं ही। फिर खुद के शरीर को जबरदस्ती उठाया और पापा को एक बिस्किट खिलाया और फिर बुखार कम करने की टैबलेट दी। मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। चाहकर भी विश्वास का दिया नहीं जला पा रही थी। किस पर भरोसा रखूं इस मुश्किल घड़ी में। समाचार न सुनकर भी पता था कि बाहर अस्पताल में घर से भी ज्यादा खतरा है। ऑक्सीजन क्या इतनी महंगी पड़ सकती है, कभी सोचा नहीं था। न गला खराब होता है और न ही जुकाम पर कोविड वायरस का अंधकार आपके अंदर के इंसान को धीरे धीरे लील जाता है। मैं खुद इस बीमारी से लड़ रही थी, पर अपने हीरो पापा की लाचारी देखी नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटे बच्चे बन गए हों और मैं उनकी बूढ़ी डरपोक माँ। कब किस पहर पापा का बुखार कम हुआ मुझे नहीं पता, पर फिर से एम्बुलेंस के सायरन के झटके से मेरी आँख खुली। हंसते खेलते गुप्ता अंकल का दिल स्टेरॉयड को झेल नहीं पाया और 5 दिन बाद ही संसार को अलविदा कहकर चले गए। ये वाहन गुप्ता अंकल को लेकर जाने के लिए आया था। इतना सहमा हुआ और इतना विचलित कभी खुद को महसूस नहीं किया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। हर छोटी सी दवाई से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कालाबाजारी थी। सोसाइटी में रहने वाले संदीप का ग्रुप में मैसेज था, उसकी मम्मी को वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वो हाथ जोड़कर सबसे गुहार लगा रहा था। सब उसे हिम्मत और हौसले का ज्ञान बांट रहे थे, परंतु कोई राह नहीं सुझा रहा था। कोई साथ खड़े होने को राजी नहीं था। 2 वैक्सीन लगवाने के बावजूद लोग अपनों को अकेले जूझते हुए देख रहे थे। कोरोना हो चुका है, मगर फिर भी वो लोग पास आकर साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। सब दूर से गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि मनुष्य अकेला आया है और अकेले ही जाएगा। अगर आज इस नीरव रात में किसी मनुष्य के स्पर्श की चाह करती हुई मैं जार जार बच्चों की तरह रो उठी हूँ, कोई तो एक ढांढस भरा स्पर्श देकर बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा। स्पर्श में कितनी ताकत है ये आज जान पाई हूँ। कोई तो हो ऐसा जो आज इस अंधकार में, चाहे दूर से ही, मेरी थकी और सहमी हुई कोशिकाओं को स्पर्श के स्पंदन से जीवित और निडर कर दे। आज इस अंधकार में बैठी हुई उन तमाम लोगों का दर्द समझ पा रही हूँ जिन्हें लोग अछूते समझते हैं। अछूतों की तरह हम लोग हर रोज इस विषाणु से अकेले लड़ रहे हैं। सारी ताकत, जिंदगी की उमंग और हंसी तो इस वायरस ने सोख ली है। खून का स्थान अब नफरत ने ले लिया है। इतनी विषैली हो गई हूं अंदर से कि मन करता है अगर मेरे घर में हुआ है तो सबके घर में हो। ऊपर वाला उन्हें भी शक्तिशाली होने का मौका दे। कोई भी सकारात्मक विचार मन में नहीं आ रहा था। चिड़चिड़ापन और अपनों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ जानकर भी न जाने कौन सी तामसिक प्रवृत्ति अंदर ही अंदर बलशाली हो रही थी। अंदर का अंधकार जीने की प्रेरणा दे रहा था। कल पापा का स्कैन कराने जाना था। कैसे जाऊं? कैब की स्थिति कोई ठीक नहीं थी। स्कूटर चलाने की स्थिति में मैं नहीं थी। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो बुद्धि के द्वार भी खुले। सोचा प्रमोद चाचा के बेटे को फोन कर लेती हूँ। कितनी बार तो संचित ने कहा था, दीदी बेझिझक बोल दीजिए, मुझे एक वैक्सीन लग भी चुकी है और कोरोना भी हो चुका है। चाय का पानी चढ़ाकर मैंने संचित को फोन किया, मगर उधर से ऐसे टाल मटोल वाले जवाब आए कि खौलते चाय के पानी के साथ मेरा खून भी खौल उठा। पापा का बुखार थोड़ा कम लग रहा था, जो मेरे लिए राहत की खबर थी। मैं पापा को चाय और बादाम पकड़ा रही थी कि पापा खुद से बोल उठे, मृग्या तू भी तो कोरोना पॉजिटिव है। संचित को बोल दे, वो स्कैन करवा देगा। कितनी बार तो उसने कहा था। मैं न जाने क्यों भावनात्मक रूप से इतनी कमजोर हो गई थी
कि बर्तन धोने के शोर में अपनी रुलाई को दबा रही थी। क्या करूं? ये सोचते हुए मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। 2 ऑटो वालों के नंबर सेव थे मेरे पास। सोचा उन्हीं की मिन्नत करके देख लूं। जब बबलू ने फ़ोन उठाया तो बड़ी मिन्नतों से कहा, भैया मदद कर दोगे क्या? यहीं पास में ही चलना है। बबलू ने कहा, दीदी कितनी देर में आना है? एक बार मन में आया कि छिपा लूं कि मैं और पापा दोनों ही कोविड पॉजिटिव हैं। 1 हफ्ता बीत गया है और फिर हम दोनों डबल मास्क पहन कर रखेंगे। पर मन नहीं माना। खुशामदी स्वर में कहा, भैया पापा और मैं दोनों ही कोविड पॉजिटिव हैं, लेकर चल सकते हो क्या? बबलू ने कहा, क्यों नहीं दीदी, कोरोना से मैं नहीं डरता। एक टीका लगवा लिया है और दूसरा भी लग जाएगा। आप क्यों चिंता कर रही हैं? अंकल जी को कुछ नहीं होगा और न ही आपको। न जाने क्यों उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता, कोई धर्म और कोई जात नहीं होती। बबलू का उस दिन आना, मेरे साथ खड़ा होना, मैं शायद ताउम्र नहीं भूल पाऊंगी। मुझे देखते ही बबलू ने अपनी तरफ से एक पर्दा गिरा दिया। ये देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिला कि एक ऑटो वाला होकर भी वो सारे कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। मुझे और पापा को उतार कर वो दूर से बोला, दीदी सामान मंगवाना हो तो मैं ले आता हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर कुछ सोचकर फल, जूस, नारियल सब उसे बता दिया। बबलू के जाने के बाद हम अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। 4500 रुपये की पर्ची कटवाते हुए ये सोचकर खुद ही आत्मग्लानि से भर रही थी कि कहीं बबलू को न लग जाए कि वो कैसे इन महंगे चोचलों को सहन करेगा। चारों तरफ बड़ा ही निराशात्मक वातावरण था। कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही थे और कुछ लोग दर्द से कराह रहे थे। पर उस सेंटर में बैठे हुए कर्मचारी शायद पत्थर के बने थे। दोनों रिसेप्शन पर बैठी लड़कियों के चेहरों पर मानो लाल लिपस्टिक नहीं, इंसानों का खून लगा हुआ हो। बड़ी ही मुर्दानगी से वो पर्ची काटकर ऐसे दूर से पकड़ा रही थी मानो कोविड पॉजिटिव होना एक अपराध हो। पापा को इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि वो पूरी तरह झुके हुए थे। जैसे ही पापा के नाम का फरमान आया, मैं पागलों की तरह उनके साथ अंदर जाने लगी। बेहद ही रूखी आवाज आई, तुम यहीं खड़ी रहो। मैं मिमियाते हुए बोली, वो बहुत कमजोर हो गए हैं और उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। कमजोर हो गए हैं पर मरे तो नहीं है ना? धपाक से दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। फिर से मेरी आंखें पनीली हो उठीं। दिल में कड़वाहट की लहरें उठने लगी। हाँफते हुए पापा बाहर आए। ऐसा लग रहा था उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने प्यार से कहा, पापा आप 2 सेकंड के लिए मास्क निकाल दो। वार्ड बॉय बोला, तुम जैसे जाहिल लोगों के कारण ही ये कोरोना फैल रहा है। मैं बाहर आई तो बबलू का ऑटो न देखकर लगा कि शायद अब वो नहीं आएगा। आएगा भी क्यों? इस वायरस से सब डरते हैं। पापा की सांस उफन रही थी और सूरज की तपिश के साथ उनका बुखार भी बढ़ रहा था। मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी बबलू का फ़ोन आ गया। आते ही वो बोला, दीदी वो जो सामान खरीदने में देर हो गई आपने बताया था। आज उस ऑटो में बैठते हुए ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऑटो नहीं बल्कि कोई मौत का वाहन है। घर पहुंचकर बबलू ने ग्लव्स पहनकर सामान उतारा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बबलू ये 500 रुपये रख लो। 1 हफ्ते में पहली बार किसी ने इंसान की तरह व्यवहार किया है। बबलू 200 रुपये वापस करते हुए बोला, दीदी गरीब हूँ पर इंसान हूँ। आपकी मुसीबत पर रोटियां सेकने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आपको अगर कुछ मंगवाना हो तो आप बेझिझक बता दीजिए, मैं घर के दरवाजे पर रख जाऊंगा। आज 8 दिन के बाद पापा के बुखार ने भी हौसला नहीं तोड़ा। बबलू का आना और मदद करना संबल दे गया था। ऐसा लगा इंसानियत शायद अभी भी जिंदा है। शाम होते होते मुझे भी तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर बार बार यही कह रहा था कि आप अपना भी ध्यान रखें। आप अगर 35 वर्ष की हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कोविड आपके लिए आसान होगा। अब तक तो मैनेज कर रही थी, परंतु खुद को बुखार होने के बाद उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये बुखार मुझे तनाव, अकेलापन या फिर कोविड की वजह से हुआ है। न चाहते हुए भी ऑनलाइन खाना मंगाने की सोच रही थी। घी, तेल और मसालों से भरा हुआ खाना इस समय मेरे और पापा के लिए सही नहीं होगा, पर और क्या करूं?
तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा, यमुना खड़ी है। यमुना को देखकर मैं बोली, यमुना, तुझे फोन पर बताया तो था कि मुझे और पापा को कोविड हो गया है। तुझे पैसों की जरूरत है तो मैं दे देती हूँ, तेरी तनख्वाह निकाल कर रखी है, पर कहीं ये बीमारी तुझे न लग जाए। यमुना मास्क को ठीक करते हुए बोली, अरे दीदी, क्या अपनों का हाल नहीं पूछते हैं? अगर कोई बीमार हो तो आपने तो फिर भी बता दिया था मुझे। वो 204 वाली मेम साहब और 809 वाली आंटी ने तो बिना बताए ही मुझसे पूरा काम करवाया है। आप कहें तो मैं आपके यहाँ भी काम कर दूंगी, बस इन दिनों थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा दे दीजिए। मैं डरते डरते बोली, वो तो ठीक है, पर क्या तुझे डर नहीं लगेगा? यमुना सौंधी सी हंसी हंसते हुए बोली, गरीबी से अधिक कोई बीमारी भयानक नहीं होती मेम साहब। आप पैसे दीजिए या मेडिकल स्टोर वाले को बोल दीजिए, मैं अपने लिए आपके घर में घुसने से पहले अलग मास्क और सैनिटाइजर ले आती हूँ। फिर यमुना ने डबल मास्क पहनकर मेरे फ्लैट में प्रवेश किया। मैं और पापा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जाने से पहले उसने फ़ोन पर भी बता दिया था कि क्या क्या काम हो गया है। यमुना के जाने के बाद जब मैं बाहर आई तो आंखें भर आईं। यमुना ने डिस्पोजेबल क्रॉकरी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी ताकि मुझे बर्तन इस्तेमाल न करने पड़ें। सूप, खिचड़ी, चटनी और सलाद काटकर सलीके से लगाया हुआ था। दूध उबाल रखा था। प्रोटीनिक्स का डब्बा भी था। फल भी काट कर रखे हुए थे। बादाम और किशमिश भी शायद सुबह के लिए भीगी हुई थी। न जाने क्या हुआ कि मेरा बुखार बिना दवा के ही उतर गया। यमुना को फ़ोन किया पर गला रुंध गया। कुछ बोल नहीं पाई मैं। उधर से भी बस यही आवाज़ आई, दीदी, आप चिंता मत करना, मैं हूँ आपके और अंकल जी के साथ। यमुना के घर में प्रवेश करते ही नकारात्मकता और कोरोना दोनों ही बाहर निकल गए। आज शायद 11 दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि सवेरा होने को है। ये दवाओं का असर है या फिर यमुना और बबलू का साथ खड़े होने का, जिसने अंदर तक मेरे फेफड़ों को इंसानियत की स्वच्छ हवा से भर दिया है।